चलिए जी आरंभ करते हैं। तो अब मंगलाचरण के अनंतर अब हम ई परस्मैपदी इणगतौ धातु को हम पढ़ रहे हैं, जिसका आज ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए आरंभ करते हैं। श्याम सुंदर जी सुन रहे हैं? सत्यम जी? जी 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 बड़े भैया प्रणाम। महादेव। चलो आज यह धातु समाप्त हो जाएगी। इस धातु का बहुत प्रयोग हुआ है, तो हम इसको पढ़ते हैं लुट लकार से, क्योंकि लिट लकार तक कल पढ़ लिया था। जी आगे की प्रक्रिया में यह विशेष है कि इणगतौ धातु को, ये अनिट धातु है, इट होता नहीं है, तो इडागम नहीं होने से यह धातु आप ऐसे समझ लीजिए कि तास को जो जहां जहां पर बलादी आर्धातुक है उन सभी स्थलों में से इडागम नहीं होगा। इडागम नहीं होने से अब स्थिति यह बनेगी, जैसे यहाँ पर लुट लकार की स्थिति देख लीजिए। ई तास है, और तास के बाद जो है डाका आ बचेगा, ई तास आ। धातु को सार्वधातुक आर्धातुकों से गुण हो जाएगा बस, तो एता यह रूप बन जाएगा। गुण नहीं करना है, और सभी प्रक्रिया इसकी पूर्वत है। ठीक है प्रकाश जी? जी जी भैया प्रणाम। महादेव। तो एता इस प्रकार से रूप बनेगा। तो एता आगे रूप देख लीजिए। एतारऊ, एतारह, एतासी, एतास्थ, एतास्थ, एतास्मी, एतास्व, एतास्म। आपका स्य भी बलादी आर्धातुक है, इडागम प्राप्त है, लेकिन होगा ही नहीं, क्योंकि एकाच उपदेश से अनुदात्ता निषेध कर दिया है। इडागम नहीं होगा, धातु अनिट है। तो एष्यति, एष्यता, एष्यंती, एष्यसि, एष्यथा, एष्यत, एष्यामि, एष्या, एष्यामा, ये प्रक्रिया हो गई इन दोनों के लकारों की। इनके रूप अत्यंत सरल थे, पूर्वत थे, अतः इनका हमने यहाँ लेखन नहीं किया है द्वारा से। ठीक है जी? आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है लोट लकार। लोट लकार में यहाँ पर क्या प्रक्रिया होनी है उसे देखिए। आपने एती बनाया था ऊपर लट लकार में, तो यहाँ पर एरू लगा करके एतु यह रूप बना देना है। ठीक है? हाँ। अच्छा, इतात में क्या है? यहाँ पर तो ई धातु को गुण नहीं हुआ, इण धातु की ई जो है ऐसी की ऐसी रह गई। उसमें कारण यह है कि ये तातंगित है, नित होने से किंगति च से निषेध हो जाया करता है, इसलिए गुण नहीं करना है, इतात ऐसा रूप बनाना है, और वही इताम में प्रक्रिया करनी। और यंतु में क्या हो गया? यकार कहां से टपक गया? तो कल एक सूत्र पढ़ाया था, याद रखिए, इणो यण। जब जी आजादी प्रत्यय परे रहेगा तो इण धातु को यण ही करना है आपको। यह सूत्र जो इणो यण है, यह इयंग का अपवाद सूत्र है, उसको नहीं होने देता है, तो इसलिए यंतु रूप बनाइएगा। तो एक बात और विशेष श्याम जी, के एक तो प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं यान्तु, है ना, जैसे एक श्लोक है, यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम। तो एक तो यान्तु प्रयोग होता है, और एक यंतु यह भी प्रयोग है। दोनों ही प्रयोग शुद्ध है, बस अंतर यह है कि वो या प्रापणे धातु का है यान्तु, और यह आपका जो है इणगतौ का है यंतु। ठीक है? जी 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 जी। आइए अब आते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या होना है? इण धातु है, आप सी, और सी को हो जाएगा ही, तो ई और आगे ही, है ना जी। यहाँ पर धातु को गुण नहीं होना है, क्योंकि शीर्ष पिच्च से सी को जो ही होता है वो अपित होता है। अपित हो जाने से क्या है, जो पितभिन्न, अपित अर्थात पितभिन्न, तो पितभिन्न जो सार्वधातुक है वो नितवत हो जाया करते हैं, तो ही यहाँ पर नितवत हो गया है, नित की तरह समझा गया है। इससे क्या होगा, उसको परे मान करके सार्वधातुक आर्धातुकों से आप इकार को गुण नहीं कर सकते, इसलिए रूप बनेगा ई ही, यह रूप बनेगा। दूसरा तातंक पक्ष वाला इतात, ये तो स्पष्ट है एकदम पहले की तरह। परीक्षक यहाँ पर जो आपसे रूप पूछा करते हैं, वह एक तो यंतु को पूछ देगा, क्योंकि उसमें इणो यण लगाना आ रहा है कि नहीं, लोगों को वो ये देखना चाहता है। और यहाँ पर ई ही पूछ देगा,
क्योंकि गुण नहीं हो रहा ना, एकदम अलग से इकार जैसा रह जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहेगा। आगे देखते हैं रूपों को। इतम इत, यहाँ पर भी गुण नहीं होना, ई धातु को सीधे प्रत्ययों में मिला देना है, इतम इत। और इधर अयानी में क्या प्रक्रिया करनी है यह देख लीजिए। ई धातु से मिप लाइएगा, मी, और मी को क्या हो जाता है यहाँ पर, मेरनी हो जाता है, और आडुत्तम से पिच से आठ हो जाता है। तो स्थिति यह बन जाएगी ई आ नी, इण धातु की ई और आ और नी। और अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ई आ नी। अब यहाँ पर कर देंगे, देखो ये सब का सब, यहाँ गुण को तो कोई रोक नहीं सकता है जी क्योंकि आठ जो होता है आडुत्तमस्य पिच्च, उसे पितवत अतिदिश कर दिया जाता है। तो पितवत हो गया तो उसे गुण हो जाएगा, क्योंकि पित्त भिन्न सार्वधातुक पितवत होता था, ये तो पिता ही कर दिया है। तो इसलिए ई को गुण कर देना ए, तो स्थिति बन जाएगी ए आ नी, एकार को अयादेश करके ए को से अयानी। ऐसे ही ये हर जगह यही प्रक्रिया करनी है, यहाँ अयाव अयाम। ठीक है जी। लोट लकार के रूप इससे इसके पूछे जाते हैं, क्योंकि इस तरीके की इसमें देखो कितनी कितनी बातें हैं, ये आपको स्मरण रखने पड़ेंगे। इसमें कोई नया सूत्र तो नहीं लगा है, तो सब पुराना ही। आपके लोट लकार के कुछ रूपों को मूल में दर्शाया गया है, जो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर में लिखा है। यह तो आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के इन सभी संस्करणों में पाठ है, जो कि आपके औदिच्य संस्करण है या फिर मैथिल के संस्करण है, उन सब में। और यह जो पाठ जो हमने यह लिखा है ब्लू कलर में, ये दक्षिण भारत की लघु सिद्धांत कौमुदियों में है, तो इसको हमने यहाँ पर इसलिए उसे अलग कलर से लिखा है ना। ही ऐसा एक पाठ दे दिया है तो सही है, मुझे लगता है दे देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा रूप अलग है ही, तो ठीक है। बाकी तो रूप आप समझ ही गए होंगे। ये तो यहाँ तक जो है यहाँ पर जो प्रक्रिया कही गई है ना, ये आपकी प्रक्रिया हो गई लोट लकार तक। अब आइए लंग लकार की प्रक्रिया को समझते हैं। तो लंग लकार, तो ध्यान रखिएगा, आर्ट वगैरह करना है धातु को, क्योंकि धातु आजादी है आपकी। आइए प्रक्रिया कर लेते हैं क्या क्या होना है। तो लंग लकार में इणगतौ धातु है, उससे आप लंग लाइएगा, उसके स्थान पर तिप तिप का बचेगा ता, स्थिति ये हो जाएगी ई त। ठीक है, अब इसके बाद सप वगैरह तो भैया यहाँ कुछ होना ही नहीं है, उसकी तो कहानी भूल जाइए, दादी गणा पढ़ रहे हो। अब यहाँ पर ई त ऐसी स्थिति होने पर गुण हो जाएगा धातु को जी, क्योंकि ये तो पित्त है सर्वत्र है जी। इधर तो तिप से मिप तो पिता ही है, तो गुण कर लेना, तो स्थिति बन जाएगी ए त। क्या स्थिति है, ए त। 8 आगम। अब करना है आपको 8 आगम। तो 8 आगम जब आप करेंगे तो स्थिति हो जाएगी आ ए त, और 8 से सूत्र द्वारा वृद्धि कर दीजिएगा तो रूप बनेगा ऐथ। ठीक है, यह प्रक्रिया करनी है आपको, ऐथ ऐसे बनेगा। आगे जब आप तस को ताम कर दोगे तो स्थिति बनेगी ई ताम। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुण तो नहीं होगा सार्वधातुक अर्धातुकों से, बल्कि यहाँ पर इकार को 8 के साथ सीधा क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तब भी ऐ ताम, ऐकार तब भी बन जाएगा, चाहे तो एकार के साथ वृद्धि करो तब भी ऐ होना है, इकार के साथ वृद्धि करो 8 से परे रहते तब भी ऐकार होना है। ठीक है, तो ऐ ताम ये बनेगा ताम का रूप। इधर आ जाइए, जब आप लाते हैं झी, झी को कर लेते हैं अंति, तो स्थिति आपकी बनेगी ई और अंति। ठीक है, ई अंति। अब यहाँ पर अंति का आकार आजादी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर गुण तो होना नहीं है, सार्वधातुक अर्धातुक तो पित्तों में प्रवृत्त होता है, इधर पित्त भिन्न सार्वधातुक नितवत हो जाए करते हैं, तो गुण वगैरह तो होना नहीं है। तब क्या होगा, तब यहाँ पर आपको वह सूत्र, वैसे तो आप एकोणची से प्राप्त ही कह सकते हो उसको, अचिस्नु धातु भ्रुवा यवो रियंगो वंगौ
यह इयंग बांध लेगा उसको, ठीक है, जी लेकिन उसको भी इणो यण बांधेगा। तो यहाँ पर यण कर लेना है आपको लंग लकार में, और एक जगह और आजादी प्रत्यय परे मिलेगा मिप को जब आप अम कर लोगे तो। हमने यहाँ पर एक विशेष प्रकार का स्टार दे दिया है, ये आपको स्मरण दिलाएगा कि यहाँ पर हमें इणो यण लगाना है, क्योंकि ये अद्भुत से रूप बन रहे हैं। यहाँ पर आपको वो आकार सुरक्षित दिखाई दे रहा है, जी 8 का आकार, उसको किसी कैसा भी वृद्धि इत्यादि विकार नहीं हुआ है, ठीक है। और परीक्षक इस लकार के रूपों को भी पूछा करते हैं, क्योंकि थोड़ा अद्भुत है भाई। देखो अब इणो यण जब हमने लगा लिया तो स्थिति हो गई ई और अन। अंती का अन कैसे बचेगा वो आप जानते ही हो, तस्य से इकार का लोप, तकार का संयोग तस्य लोप, और वो अन बचेगा। तो यह अन, इसके बाद अब क्या करें, यह अन। अब यकार तो आपका क्या हो गया, ये तो आजादी नहीं रहा, आजादी नहीं होने से 8 नहीं हो सकता था, ठीक है जी लेकिन जो 8 विधायक जो सूत्र है 8 जादी नामा, वो इस इणो यण को असिद्ध देखता है, क्योंकि छठे अध्याय का है वो भी, है ना। 6-4 का 6-4 उधर पढ़ा गया है, मतलब आवीय कार्य में पढ़ा गया है। तो जिसके कारण क्या होता है, वो यकार को ईकार के रूप में दर्शन करता है 8 जादी नामा, क्योंकि नियम ये है, मैंने आपको असिद्धवदत्रा भात पर पढ़ा चुका हूं कि जो आवीय कार्य होते हैं, आवीय कार्य का मतलब है वो 6, 4, 122 से लेकर के वह उतना जो क्षेत्र है उनका, मैंने वो सूत्र आपको बताए थे, 175 तक थे वो, है 6-4-22 से 175 तक थे। हाँ वो क्षेत्र आवीय कार्य, उसमें आवीय में यह होता है कि जो आवीय हो चुका होता है, और एक यदि आवीय यदि कोई होने वाला है तो किया गया जो आवीय है वो असिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर इणो यण ने क्या किया है, ईकार को यकार किया है, तो यह हो जाएगा असिद्ध। किसकी दृष्टि में, 8 जादी नाम की दृष्टि में असिद्ध हो गया, उसको इकार के रूप में देख रहा है। अतः यहाँ पर हम 8 कर लेंगे, अन्यथा तो अट आगम की प्राप्ति हो जाती है यहाँ पर, लुंग लंग चुड़ाता है सामान्य सूत्र के द्वारा। 8 हो गया तो स्थिति हमारी हो जाएगी आ य अन, वर्ण सम्मिलन कर दीजिए, आयन, ये रूप बनेगा। क्या क्या रूप बन गए, अईत, अईताम और आयन। और यह रूप देखिए, इसको कूट छंद में प्रयोग किया जाता है प्रायः, अई, ठीक है। अई ही ये रूप कैसे बनेगा, यदि आप अईत यदि बना लिए हो तो इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए स्थिति यही रखिए, तकार की जगह आप बस सकार समझिएगा सिर्फ, बस जैसे यहाँ पर ई स, सिप का सा, उसके बाद आपको उसे करना है गुण, तो बन जाएगा ए स, है सिप का सा, और इधर कर दीजिए फिर आप आडागम, तो आ ए स, है दंत स। उसके बाद 8 से वृद्धि कर दीजिए, तो आई सकार को ऋत विसर्ग कर देना है, तो आई ही रूप बनेगा, ठीक है। हाँ, एक श्लोक है, संध्या वंदन वेलायाम तंतड़ागम द्विजोत्तमैहि अत्र क्रियापदम गुप्तम वर्षेणापि न लभ्यते, अथवा यो जानाति स पंडिता। इस प्रकार के मैं जो ये पद्य बोल रहा हूँ, ये गुप्तार्थ शुद्धि प्रदर्शनम नाम का एक क्या कहें इसे, हम कहेंगे कि गूढ़ काव्य है ना, इसको लिखा, इस काव्य को पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने। तो उसमें उन्होंने ये श्लोक लिखा है, आपकी भैमी व्याख्या अन्यत्र पुस्तकों में भी इसे दे रखा है, और उस पुस्तक का नाम मैंने जिसको बोल रहा हूँ ना, गुप्तार्थ शुद्धि प्रदर्शनम, उसको पंडित पछार नाम से बोला जाता है। उस पुस्तक को पंडित पछार का मतलब कि उसमें इस तरीके के व्याकरण की जानकारियां और उस प्रकार के शब्द दिए गए हैं कि पंडित लोगों को भी भ्रम में डाल देते हैं वो, कि सही क्या है क्या गलत है, ऐसी बहुत सारी ऊहापोह है उसमें शब्दों को लेकर। तो वहां पर कहीं क्रियापदम गुप्तम, कहीं कर्तृपदम गुप्तम, ये बहुत सारी चीजें दी गई हैं।
है ना। संस्कृत में जिनका मन रमता है उनको वह पुस्तक जरूर देखनी चाहिए। और मैंने उस पुस्तक को अब की बार वाराणसी गया था तो एक छात्र के पास रखी थी, तो मुझे फिर से उसे देखने का अवसर प्राप्त हो गया है। हालांकि मेरे पास भी है, लेकिन मुझे तो वो ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कम से कम 5,000 पुस्तक हैं, उनमें जाने कहाँ होगी। जी तो गुरुजी, मैंने उसमें भी मंगवाई पुस्तक। हाँ मंगवाई है ना, मैंने पिछली बार भी इसकी चर्चा की थी इस पुस्तक की आपसे। जी जी। हाँ हाँ। तो उस पुस्तक में मैं उस पुस्तक की एक बात और बता देता हूँ, जो कि मैंने आपको अभी तक लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते हुए नहीं बता पाई, ऐसी बात है ना। एक शब्द है लक्ष्मी, ठीक है, मैं उसको थोड़ा लिखता हूँ। ये लक्ष्मी शब्द है। लक्ष्मी शब्द पर विसर्ग नहीं रहता है, क्योंकि नहीं, वो क्या रहता, विसर्ग रहता है ये कहो बल्कि, क्यों जी। जी तो रूप क्या बनता है, लक्ष्मी ही, ऐसा है ना। जी और गौरी पर विसर्ग नहीं रहता है, ठीक है, जी क्योंकि लक्ष्मी शब्द की जो सिद्धि है वो पाणिनि जी के अनुसार इस तरीके से दी गई है। तो लक्ष्मी पर विसर्ग लिखा रहता है तो वो क्या माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। लेकिन वहां पर लक्ष्मी शब्द बिना विसर्ग वाला भी एक तरीके से शुरुआत में ही उसे सही माना गया है। वो आप देख लीजिएगा वो क्या प्रक्रिया उन्होंने की है। तो पूरी ही पुस्तक है, ये तो विसर्ग वाला भी सही है और बिना विसर्ग वाला यदि कोई लिखता है तो उसे गलत नहीं आप कह सकते, वह भी सही है, ठीक है। वो उसमें क्या प्रक्रिया दी है और कोशकारों ने भी उसे स्वीकार किया है, उन्होंने बताया है। कोशकारों के यहाँ पर भी लक्ष्मी शब्द दो प्रकार का है, विसर्ग वाला और एक बिना विसर्ग वाला, ठीक है, जी दोनों ही प्रकार का शुद्ध है। तो ऐसा था, उसमें मुझे याद आ गया तो मैं सोचा कि आपको एक चीज और बता दें इसमें। वहीं पर एक यह पद्य है जो कूट पद्य, मैंने आपको जो बोला कि संध्या वंदन वेलायाम तंतड़ागम द्विजोत्तमैहि अत्र क्रियापदम गुप्तम यो जानाति स पंडिता। यो जानाति स पंडिता। तो अत्र क्रियापदम गुप्तम, तो जो क्रियापद गुप्त कहाँ है, तो वहां पर है द्विजोत्तमैहि। मैं वही उसी शब्द को लिखता हूं, द्विजोत्तमैहि। तो द्विजोत्तम शब्द आपका संबोधन है कि हे सब द्विजोत्तम, विसर्ग विसर्ग है है इसमें, द्विजोत्तम ही। द्विजोत्तम, हाँ यहाँ विसर्ग है, द्विजोत्तम और प्लस ऐहि, ऐ ठीक है। तो यह जो ऐहि जो बाद में लिखा है द्विजोत्तम संबोधन का रूप है, ऐ जो है क्रियापद है, कौन सा वाला, ये। ऐ तो ये क्रियापद वहां पर गुप्त है। और जो नहीं समझेगा कि ये इणगत धातु का ऐ ही ऐसा रूप बनता है, वो कभी वहां पर क्रियापद को ढूंढ ही नहीं पाएगा कि कहाँ इसमें क्रियापद है, कहाँ कैसे मैं ढूंढूं, ठीक है। उसे तो ऐसा लगेगा ये तृतीया जैसा रूप रामई की तरह। इस तृतीया यह कैसे यह है, तो वो पुस्तक बड़ी ही सेवनीय है, उसको कभी कभार आनंद की दृष्टि से पढ़ जाया करिए। जो लोग व्याकरण जानते हैं उनके लिए वो उसको बोला जाता है कूट काव्य। जैसे आजकल कूट भाषा आने लगी है ना, ये सुडोकू और जाने क्या क्या इधर से उधर शब्द भरने वाले, ऐसे ही कूट काव्य पहले लिखे जाते थे, परंपरा थी। हालांकि कूट काव्य में कोई रस नहीं ज्यादा वैसा निकलता है, ऐसे काव्यों को अवर काव्यों की श्रेणी में रखा काव्यकारों ने, उसमें रस नहीं है, ठीक है इस कारण से। लेकिन हमें उस दृष्टि से पढ़ने चाहिए थोड़ा सा, उससे ज्ञानार्जन होता है। तो चले हैं जी आगे, ये तो प्रक्रिया आप समझ ही चुके होंगे, आई ही, उसके बाद ऐतम ऐत, और यहाँ पर भी आप क्या कर लीजिए, मिप, मिप को हो जाएगा अम, तो ये भी आजादी हो गया। तो रूप बन जाएगा यहाँ पर क्या, आयम, ठीक है,
यहाँ पर भी क्या हो गया, जी। आर्ट का आगम हो गया। जैसे आपने आयन बनाया था, वहां पर अन ऐसा बचा था, तो यहाँ पर मिप को अम करके आयम ऐसा रूप बना लेना। इधर अई व अईमा, इनकी प्रक्रिया पूर्ववर्ती है, उसमें कोई ज्यादा बात भी नहीं है। तो ये रूपों को स्मरण रखना है, अईत अईताम आयन, अई अईतम अईत आयम अई व अईमा। ठीक है। जी। हाँ, तो ये लंग लकार की प्रक्रिया आपने समझी। ये लंग लकार के रूप दिए हैं। एक तो आयन, आयन एक ही रूप दिया है, क्योंकि समझते हैं कि और तो रूप सरल है, तो मूलकार ने तो एक ही रूप उद्धृत किया है, बस आयन। इसके बाद मूलकार इयात अर्थात विधिलिंग का रूप लिख रहे हैं। तो विधिलिंग के रूपों में याशुट जो है ङित है, ङित होने के कारण जो ई धातु है आपकी इणगतौ, उसके ईकार को गुण कहीं नहीं हो पाएगा। तो बस वर्ण सम्मेलन करते जाना है। रूप अत्यंत सरल है, हमने इसलिए लेखन नहीं किया है। तो इयात है, इयाताम, इयुहु, इयाहा, इयातम, इयाता, इयाम, इयावा, इयाम। ठीक है। जी। और अब ये अगला जो रूप दिया है, ये आशीर्लिंग का एक ही रूप दिया है, इयात, है ना। यहाँ पर अकृत सार्वधातुक सूत्र द्वारा दीर्घ भी हो गया है, तो यहाँ पर दीर्घ ईकार वाला कहाँ का है, आशीर्लिंग का, तो रूप हो जाएगा इयात। ठीक है। और आगे के रूप इयास्ताम, इयासुहु, इयाहा, इयास्तम, इयास्तम, इयासम, इयास्म, इयास्मा। ठीक है। इस तरीके के रूप बनेंगे। हाँ हाँ हाँ, आगे देखते हैं। अब जब हम उपसर्ग के साथ योग करते हैं, अब सुन लीजिए, देखो उपसर्गों का योग धातु से प्रायः होता रहता है। तो जहां पर उपसर्ग का योग होने पर कुछ विशेषता होती है किसी धातु में, तो उसके भी सूत्रों को लिखते हैं पाणिनि जी, उसकी भी चिंता करते हैं कि क्या रूप बदल जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति निरुपसर्ग लगा रहा है, और किससे लगा रहा है, आशीर्लिंग वाले रूप से, इयात इससे, क्योंकि विधिलिंग से लगाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब कोई व्यक्ति निरुपसर्ग को इससे लगाए, है, निरुपसर्ग को इयात मतलब आशीर्लिंग वाले रूप से लगाए, तो यहाँ पर जो रूप बनना चाहिए वो ऐसा रूप बनता निर्यात दीर्घ ईकार वाला। क्यों जी, वर्ण सम्मेलन करने पर निर्यात बनता ना मनीष जी? गुरुजी जी। हाँ। अब उसके लिए यहाँ पर ऐसा रूप न बने, ह्रस्व वाला ही बने, तो इसलिए क्या किया जा रहा है, एक सूत्र है एतेर लिंगी। सूत्र ये कहता है उपसर्गात परस्य इणो, इणो इत्युक्ते इण धातो हो अणो ह्रस्व, इण धातु के अण को ह्रस्व हो जाता है, पर कब, आर्ध धातु के किति लिंगी, आर्ध धातु कित लिंग हो, तो आर्ध धातु कित लिंग कौन सा है आपका, आशीर्लिंग। ठीक है जी। अतः यह सूत्र यहाँ आशीर्लिंग में प्रवृत्त होगा। तो देखो सूत्र कहता है उपसर्गात परस्य, उपसर्ग से परे, तो यस आपका ये निरुपसर्ग है, इससे परे क्या है, इणो अण अर्थात इण धातु का जो अण, तो यस इण धातु का अण कौन है, दीर्घ ईकार। ये अण, अण में आता है ना, दीर्घ ईकार का भी पाठ अण में आता है, अण सवर्ण से चा प्रत्यय सवर्ण ग्राहकता करा देता है इसलिए। ठीक है। जी। तो उसके अण को क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। आर्धातु कितलिंग है, यस है हमारा आशीर्लिंग, आर्धातु कितलिंग है ये, किदासी से कितवत भी हो जाता है, हो चुका है। तो इसलिए क्या हो जाता है, इसको ह्रस्व होकर के यहाँ पर रूप बनेगा आशीर्लिंग का निरुपसर्ग पूर्वक निर्यात। क्या रूप बनेगा, निर्यात, निर्यास्ताम, निर्यासु, ऐसे आगे रूप चला लेना। एक ही ह्रस्व ह्रस्व करने वाला ये सूत्र बताया, बनाया इन्होंने। ठीक है। ये प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई ऐसा कह रहा है, सुन लीजिए, कोई अभी उपसर्ग का योग करता है, मैंने यहां पर इसको लिखा हुआ है, अभी प्लस इयात,
यात। अभियात में कोई ये शंका कर रहा है कि देखो अभियात एक जगह ह्रस्वीकार है अभी में और इधर इयात में दीर्घ ईकार है, लेकिन यहाँ सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो रूप बन जाएगा आपका अभियात, दीर्घ ईकार वाला है। दोनों के स्थान पर एक ही ईकार हो गया तो रूप क्या बन गया? अभियात, सवर्ण दीर्घ करने के बाद। अब कोई यह कहना चाह रहा है कि अभियात ये भी आश्रयलिंग का तो रूप है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर क्या हो जाए, एरलिंगी से यहाँ ह्रस्व क्यों नहीं होता? कौन सी जगह? अभियात इस प्रयोग में। प्रश्न समझना, यदि आप प्रश्न समझ जाओगे तो उत्तर अच्छे से समझ पाओगे। थोड़ा यहाँ पंक्ति लिख दी है एक वरदराजाचार्य जी, ठीक है सत्यम जी? जी। तो अभियात, और सत्यम जी आप जो ईयरफोन वगैरह लगा के बैठते हो कि नहीं? नहीं, ये सुनाई पड़ता है जी। फिर भी बैठा करो, इससे क्या होगा ना, आपके आसपास की जो साउंड है आसपास का वो रिकॉर्ड नहीं इसमें होगा। जो भी आसपास में ध्वनि होती है वो मतलब बहुत कम मात्रा में फिर रिकॉर्ड होती है, उसका एक लिमिट हो जाता है तय। जी ठीक है, हाँ तो आपको ऐसा करके बैठना है, कोई बात नहीं। हाँ तो अब सुनिएगा, क्योंकि मैं आपके आसपास से देख रहा हूँ कुछ ध्वनियां बीच में आ जाती हैं, तो जिससे क्या होगा, आपको जब वीडियो अपनी वीडियो को सुनोगे तो उसमें लगेगा कि कहाँ क्या क्या हो रहा है, इसलिए मैंने कहा आपसे। जी। चलिए मैं आपको बता रहा था कि अभियात यहाँ पर सवर्ण दीर्घ होकर के रूप बन गया अभियात, और यह इयात भी कहाँ का रूप है? आश्रयलिंग का। तो जैसे निर प्लस इयात निरियात, यहाँ पर आपने क्या कर लिया, एतिरलिंगी लगा करके जो इण धातु का जो अण था मतलब दीर्घ ईकार ये वाला इयात का ई, इसको ह्रस्व करके निर्यात ऐसा बना लिया ना जी। कहा इसी तरीके से सेम, प्रकाश जी समझ रहे हैं इस बात को, कि इसी तरीके से अभी प्लस इयात यहाँ पर भी आपको रूप बनाना चाहिए था अभियात ह्रस्वीकार वाला, न कि अभियात इस दीर्घ वाला। ठीक है जी। क्योंकि इतरलिंगी सूत्र द्वारा यहाँ ह्रस्व हो जाना चाहिए था, ये शंका है। ह्रस्व क्यों नहीं होता उसका समाधान सुन लीजिएगा। ह्रस्व नहीं होता, उसमें एक परिभाषा दी, परिभाषा है आपकी उभयतः आश्रयणे नान्तादिवत। ठीक है, ये भाष्य परिभाषा है। तो पहले तो परिभाषा का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिएगा। परिभाषा, अच्छा पहले मैं कुछ इस परिभाषा के बताने से पूर्व थोड़ा सा एक चीज को और इसमें ऐड कर देना चाहता हूं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूं कि अभियात यहाँ पर एतिरलिंगी प्राप्त कैसे हो सकता है, इसको थोड़ा घटा लेते हैं। ठीक है, तो ये अभियात बना है, देखो आपका अभीत, अभी है इसमें उपसर्ग, और इयात क्या है आपकी इण धातु। इण धातु है। कहने का मतलब मैं इसको एक क्यों बता रहा हूं कि ये उपसर्ग है ये धातु है, ये तो बात आप भी जानते हो, इतनी छोटी बात को क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि उसको बतलाने का प्रयोजन है कहीं भूल न जाओ। क्योंकि सूत्र ये कहता है आपका उपसर्गात् परस्य, उपसर्ग से परे इणो अण ह्रस्व, इण धातु के अण को ह्रस्व होता है। निर्यात में क्या स्थिति थी, निर्यात रहता था, वहां पर धातु के अच का उपसर्ग के अच के साथ योग नहीं होता था। निर तो हलंत था ना जी, तो उसके साथ कोई संधि कार्य नहीं होता था। मैं ये कहने का ये बताना चाहता हूं जी। उसके साथ कोई एकादेश जैसी संधि नहीं थी, वो तो निर्यात और उसको ह्रस्व कर दिया, निर्यात ऐसे बन गया बस। लेकिन अभियात की स्थिति थोड़ा अलग हो गई है। अभियात में क्या हो गया है कि अभी के इकार का इस इयात इसके साथ में आपने क्या कर लिया है, सवर्ण दीर्घ कर लिया है, तो जिससे क्या बन गया ये अभी ऐसा दीर्घ वाला बन गया है ये। ठीक है ना जी। अब हमें क्या करना है, इस अभियात में जो ये बन गया
एक आदेश हो करके आकाश सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो करके जो ये बन गया, अब इसमें इतरलिंगी प्रवृत्त कराना है। का इतरलिंगी कैसे लगाओगे, या मैं ऐसे लगाने की ऐसे लगाएंगे कि सूत्र कहता है उपसर्गात परस्य, उपसर्ग से परे। तो कह रहे हैं अभियात में उपसर्ग दिखाइए आप, कह रहे हैं नहीं, अभियात अभी में उपसर्ग ये दिखाई तो दे रहा है ना अभी, जी तो कह रहे हैं वो शुद्ध उपसर्ग कहाँ है, उसमें तो धातु के ईकार का मिश्रण हो गया है। क्या समझे विद्वान, ये उसमें तो अभी में जो धातु का ईकार घुल मिल गया है, जैसे पानी में दूध मिला दिया, ठीक है। तो कहा उपसर्गात पर, तो उपसर्ग से परे नहीं मिलेगा क्या इण धातु का, क्योंकि अभी ऐसे, क्योंकि देखो अभी यदि ह्रस्व है, इसका ही पाठ आपका प्रादि में किया गया है। प्रादि में तो ऐसा ही वाला है ना, दीर्घ वाला तो है ही नहीं ना। तो अभियात में शुद्ध उपसर्ग नहीं है, बल्कि उसमें धातु का इकार भी मिल गया, तो शुद्ध उपसर्ग नहीं बचा। इसलिए आप क्या नहीं कर सकते, जो अभी में जो इकार वह मिल गया, या भैया कौन सा? हाँ इकार अभी का जो इकार है वो इयात के इकार के साथ उससे सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो गया। हाँ, हमारा उपसर्ग क्या है, अभी। अभी ये अलग है तो, लेकिन इयात में मिला दिया अभी, इसमें तो ये धात्वंश आ गया, तो इसमें शुद्ध उपसर्ग रहा ही नहीं, ठीक है। तो उपसर्गात परस्य, उपसर्ग से परे, इण धातु के अण को ह्रस्व करता है, तो इण धातु के अण को ह्रस्व करना है, तो इण धातु के अण को, अब आगे बात समझिएगा। तो वो कहा जा रहा है फिर अब कि हमें तो ऐसा करेंगे ना कि आप तो हमें एक सूत्र पढ़ा दिए ना, अंतादिवच्य। अंतादिवच्य काम क्या करता था, यो यम एकादेश सपूर्व संतवत परस्यादिवत है। हालांकि हमने जब अंतादिवच पढ़ाया था तो उसका विशेष अर्थ भी बताया है, जैसा नागेश जी कहना चाहते हैं, उस अर्थ को भी वहां पर हमने लिखा था, थोड़ा सा उसको घटा करके भी आपको यहाँ बता देंगे। क्योंकि अंतादिवच सूत्र को जिसने समझा होगा वो उभयताश्रय नान्तादिवत इस परिभाषा को भी समझ जाएगा बहुत अच्छे से, है ना। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, इसे समझे। मैंने आपसे कहा ये दीर्घ जो है यहाँ पर अभियात, इसमें उपसर्गत्व तो नहीं है ना, मतलब इस एकादेश विशिष्ट में उपसर्गत्व तो नहीं है, किसमें, अभी में। तो कह रहे हैं अभी में उपसर्गत्व तो नहीं है ना, तो हम क्या कर देंगे, आपका अंतादिवच पूर्वांतवत भाव, क्या कर देगा, पूर्वांतवत भाव। अंतादिवच दो काम करता है, पूर्वांतवत भाव करता है, दूसरा काम करता है परादिवत भाव करता है, ठीक है जी। श्याम जी सुन रहे हो ना ध्यान से, पूर्वांतवत भाव और परादिवत भाव। यहां पर क्या है, यहां पर हम पूर्वांतवत भाव ही क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे यहाँ पर पूर्वांतवत भाव, क्योंकि अभी और इयात इन दोनों के, ये दो इससे पूर्व, मतलब सवर्ण दीर्घ होने से पूर्व अभी पूर्व में स्थित था। अभी में क्या था, उपसर्गत्व था। उपसर्गत्व किसमें था, अभी में। तो अभी में रहने वाला जो उपसर्गत्व है, उस उपसर्गत्व को हम क्या करेंगे, एकादेश विशिष्ट में ले आएंगे। किसमें ले आएंगे, एकादेश विशिष्ट में, क्या मतलब इस अभी इतने में ले आएंगे, है ना। तो इसमें क्या, तो क्या हो जाएगा कि उपसर्गत्व तो आ जाएगा, किससे, पूर्वांतवत भाव से। तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग से परे मिलने लगेगा, है ना। अब उपसर्ग से परे क्या है, का इण धातु के अण को ह्रस्व हो जाए। तो कह रहे हैं पूर्वांतवत भाव से आप अभियात में उपसर्गत्व तो ले आए, लेकिन अब एक बात बताइए, इण धातु कहाँ है आगे, आगे इण धातु के अण को ह्रस्व होता है, तो एक बात बताइए, इण धातु कहाँ है इसमें आगे, क्यों, क्योंकि आपने तो इण धातु क्या जो ईकार था उसको एकादेश कर दिया है। इण धातु तो ई आत यदि ऐसा होता
तब तो इण धातु थी, लेकिन अभी में तो मिल गई, अभियात ऐसा हो गया। ठीक है, जी तो यहां पर क्या है, इसमें इण धातुत्व तो नहीं है। अब आपने पूर्वांतवत्व करके उसमें उपसर्गत्व तो ले आए, लेकिन अब इसमें एकादेश विशिष्ट में अभियात में ये नहीं है, आपका धातुत्व तो नहीं है। तो कह रहे कोई बात नहीं, हम क्या कर लेंगे कि जी अंतादिवच दो काम करता है ना, एक तो पूर्वांतवत भाव भी करता है और दूसरा परादिवत भाव करता है। तो कहा परादिवत भाव, परादिवत भाव से द्वारा पर में क्या था, ईयात ऐसा पढ़ा गया था ना, मतलब एकादेश होने से पूर्व ऐसा जो ईयात ऐसा था। तो ईयात में रहने वाला जो धातुत्व था वो परादिवत भाव से एकादेश विशिष्ट में अभियात में ले आएंगे, है ना। जी और पूर्वांतवत भाव से क्या किया था, पूर्वांतवत भाव से हमने अभी में रहने वाला जो उपसर्गत्व है वो इसमें ले आए। तो दो चीजें एक साथ ले आए हम इसमें। क्या क्या ले आए अभियात में, कि पूर्वांतवत भाव करके अभियात इस एकादेश विशिष्ट में जो आपने दीर्घ एकादेश इन जो दो में कर लिया है, उसमें सम्मिलित में पूर्वांतवत भाव करके ले आए आप उपसर्गत्व, और परादिवत भाव करके क्या ले आए, इसमें हाँ उसमें धातु है ना, इण धातुत्व का उसमें जो है इण धातुत्व आ गया। ठीक है, तो अब क्या होने लगेगा, अब तो जी काम बन जाएगा ना, क्योंकि क्या कह रहा है सूत्र, सूत्र कह रहा है उपसर्गात परस्य इणो अण, इण धातु का जो अण, तो अभी का जो दीर्घिकार है ना वो, उसको क्या होने लग जाएगा, ह्रस्व स्यात्, उसको भी ह्रस्व होना चाहिए। ठीक है, जी तो क्यों नहीं होता, उसका कारण सुन लीजिए क्यों नहीं होता। उसका कारण ये है कि उभयतः आश्रयणे नान्तादिवत, एक ये परिभाषा है भाष्यकार की। क्या मतलब है इसका, जैसे इसका मतलब ये है, पहले शब्दार्थ समझ लीजिए। शब्दार्थ मतलब उभयतः, उभयता का मतलब है पूर्वांतवत, पूर्वांतत्वेन परादित्वेन च, अर्थात पूर्वांतवत भाव और परादिवत भाव भावेन च, है युगपथ, युगपथ अर्थात एक साथ, आश्रयणे, आश्रयणे के आगे कर्तव्य का अध्याय कर लीजिए, तो आश्रयणे कर्तव्ये नान्तादिवत, नान्तादिवत इत्युक्ते अन्तादिवत चेति सूत्रम न प्रवर्तते, न अन्तादिवत है ना, अर्थात अन्तादिवत चेति सूत्रम न प्रवर्तते। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप दो का आश्रय एक साथ नहीं कर सकते हो। आप उसको एक ही चीज को, मैंने कहा ना युगपथ, एक ही चीज को आप पूर्वांतत्वेन और उसी एक ही स्थल में आप परादित्वेन व्यवहार नहीं कर सकते। एक ही उसको क्या मान लो, उसमें पूर्वांतत्व मान लो, है, और एक ही उसमें क्या कर दो, परादित्व मान लो जो है का, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है जी ये आपको एक चीज करनी पड़ेगी, या तो आप यहां पर अभियात में पूर्वांतवत भाव करके या तो उपसर्गत ला सकते हो केवल केवल। ठीक है, या फिर आप परादिवत भाव करके ईयात में रहने वाला जो धातुत्व है, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है प्रकाश जी आपका, या फिर परादिवत भाव से ईयात में रहने वाला जो धातुत्व है वो आप उसके अभियात में है एकादेश विशिष्ट में, उसमें ई में उधर ला सकते, सिंगल सिंगल करके ला सकते हो। ये नहीं कि दोनों को इकट्ठा मिलाओ कि पूर्वांतवत भाव से ये कर लो, परादिवत भाव से ये कर लो, ऐसा नहीं होता है, ये नियम के खिलाफ है। कैसे कि मान लीजिए कि आपको कहा किसी ने कि चलिए आप रसोई में क्या कर दीजिए, रोटी बना दीजिए, और उसी समय कह दिया कि और सब्जी भी ले आइएगा, कहां से, मार्केट से। ठीक है, तो दो काम कहां से, ये तो दो ऐसी बातें हो गई एकदम विपरीत, कि वो रसोई में जाएगा कि मार्केट जाएगा, है वो नहीं जा पाएगा, है रसोई में नहीं जा पाएगा,
मार्केट में भी नहीं जा पाएगा, एक जगह जा सकता है, क्योंकि एक आदमी एक ही जगह काम कर सकता है, ठीक है ना। जी ऐसे ही आप उसी को मान करके उपसर्गत्व भी उसमें ला लो और परादिपद भाव से धातुत्व भी ले आओ, ये संभव नहीं होता है। इसी के भावार्थ को उस टीकाकारों ने ऐसे भी लिखा, हमने उसको यहाँ पर लिख दिया कि पूर्व पर शब्दाभ्याम या फिर कहो अंतादि शब्दाभ्यांच विरोधस्य पुरः स्फूर्तिकतया विरुद्धात देशद्वयस्य, विरुद्धत देशद्वय मतलब उसमें ही पूर्वांतपद भाव करना, उसमें परादिपद भाव कर लेना। ये विरुद्धात देशद्वयस्य युगपद असंभवात, युगपद अर्थात एक साथ ऐसा जो अतिदेश है वो असंभव होता है, एक साथ नहीं उसे कर सकते हम। जी तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर, और यदि आप उभयतः आश्रयण कर रहे हो कि वहां पर पूर्वांतपद भाव भी करना चाहते हो, परादिपद भाव करना चाहते हो, तो दोनों को आप एक साथ नहीं कर सकते, वो एक एक करके ही करना पड़ता है। आप यदि अभी मैं यदि पूर्वांतत्व यदि उपसर्गत्व ले भी आओगे तो वहां पर में इण धातु का अण नहीं मिलना है, क्योंकि वो सवर्ण दीर्घ हो गया। अब केवल क्या क्या बचा, केवल यात बचा, ठीक है। जी वहां पर अब जो है अण नहीं मिलना है, इण धातु का जो है, तो वहां पर सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। यदि परादिपद भाव से उसमें केवल आप इण धातुत्व ले आओ यात में, तो ये अभ उपसर्ग, तो ये केवल क्या रह जाएगा, उपसर्ग अभ ऐसा रह जाएगा। तो इसमें नहीं मिलना क्या आपको, अभ नाम का तो उपसर्ग है ही नहीं, तो इसमें उपसर्गत तो नहीं मिलना है यदि एक एक करके करोगे। तो यहाँ पर ये सूत्र आपका ये त्रिलिंगी सूत्र द्वारा भी आप में दीर्घ नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है ये त्रिलिंगी सूत्र द्वारा दीर्घ, हालांकि अंतादिवच्य प्रयास जरूर करता है, लेकिन उभयता श्रेणी नान्तादिवत से वो निषेध हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग और धातु का इकार दोनों ऐसे इकट्ठे, उनमें सवर्ण दीर्घ हो गया, घुल मिल गए, तो ना तो उसमें शुद्ध धातुत्व रहा, ना ही अभियात में शुद्ध उपसर्गत्व रहा, इसलिए यहाँ पर नहीं हो पाएगा ह्रस्व, बल्कि दीर्घ वाला ही अभियात यह प्रयोग सही है, ह्रस्व वाला सही नहीं है। समझे ना, जी ये कहने का कुल मतलब है। इससे संदर्भित हमने गीता प्रेस की एक पुस्तक से स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है, उसे भी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने इस प्रकार की चर्चा वहां पर अपने उधर की है, तो इसे देख लीजिए। उपसर्गत्वस्य इण धातुत्वस्य, तो उपसर्गत्व का मतलब अभी तो उपसर्ग का, और इण धातुत्वस्य और इण धातुत्व का उभयस्य आश्रयणम अत्र अभीष्टमिति, तो यहाँ पर उभय का आश्रयण किया जा रहा है, कौन सी जगह, इसमें अभियात में भी है ना, अभीष्टमिति दोनों का आश्रयण किया, तो कह रहे नान्तादिवत, इसलिए अंतादिवत भाव नहीं होगा। कहने का मतलब है कि इस सूत्र द्वारा, ये त्रिलिंगी सूत्र द्वारा ह्रस्व नहीं होगा, इसलिए फिर ठीक है। जी चलो, इन्होंने तो इतना ही लिखा है। एक दूसरे टिप्पण और था, उसका हमने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, दादीमत वाला, उसमें उन्होंने और थोड़ा स्पष्ट तरीके से कह दिया है, हमें इसमें यही मिला। चलो उसको भी आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। ये तो आप झगड़ा समझ गए होंगे कि उपसर्ग का योग होने पर यहाँ पर क्यों नहीं ये हुआ है, यहाँ पर दीर्घ कोई ह्रस्व इसलिए नहीं हो पाया। चलो, इसके बाद मूल में ही पंक्ति दी गई है, मूल में पंक्ति दी, इसके बाद ये कि अणः किम, और आगे दिया समेयात। तो अणः किम का क्या मतलब है, अणः किम का मतलब ये है कि आपने एतिर्लिंगी सूत्र में एक बात कही कि इणो अणः ह्रस्व स्यात्, इण धातु के अण को ह्रस्व होता है, और तो कहा इण धातु के अण को, कहा ऐसा भी कभी हो सकता है कि इण धातु में अण न मिले, जी तो कहा बिल्कुल हो सकता है, ऐसा बिल्कुल संभव है, इसलिए अण हमें लिखना पड़ेगा। का अण नहीं देते तो हानि क्या हो रही है बताओ, सूत्र का सामान्य अर्थ करिए ना आप ऐसे के, उपसर्गात परस्य, उपसर्ग से परे इण, इण को अर्थात इण धातु को ह्रस्व हो जाता है अर्धातु कितलिंग में, जी ऐसा अर्थ कर दीजिए, उसको हटा दीजिए उस पद को। तो अगर ऐसे करेंगे
दोष है। दोष कहाँ आएगा? ये दोष आएगा समेयात इस प्रयोग, समेयात इस प्रयोग में। का दोष क्या आएगा? कि दोष ये आएगा कि समेयात, देखो सम प्लस एयात, क्या जी। संधि विच्छेद करना है, सम प्लस एयात। जी। तो क्या एयात रूप कहाँ बनता है? हमने तो अभी तक ये सब रूप बना लिए, एयात तो बिल्कुल नहीं बना था। और वहां तो ये रूप बनते हैं, या तो इयात बनता है इधर, और या फिर यहाँ पर ये होकर के, हाँ, या फिर यहाँ पर ये होकर के ईयात ऐसा दीर्घ वाला बनता है। तो कहा ये ए भी बन जाएगा कैसे? यदि आंग उपसर्ग का योग कर दोगे तो। मैंने अभी आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाया था गीता प्रेस वाला, उसमें नीचे यही वाली बात लिख रही थी। जी। ठीक है। हाँ, कहा आंग उपसर्ग का योग कर दो ना तो बन जाएगा। कैसे करो? तो फिर समयात का संधि विच्छेद क्या होगा? ऐसे होगा पूरा, सम आ और ईयात। जी। आ और ई में कर लीजिएगा आप। ये आंग का आ है, ये ध्यान रखना। ये 8 नहीं है, ये आंग का आ है। जी। तो इसलिए क्या हो जाएगा? आंग के आ में ई के साथ में हो जाएगा गुण, तो सम ए आत बन जाएगा। दो सर। क्या बन जाएगा? सम ए आत। और वर्ण सम्मेलन करोगे, केवल वर्ण सम्मेलन करना है, या तो कोई, क्योंकि सम का मकार हलंत होता है ना, तो रूप बन जाएगा समेयात। अब समेयात बन गया। देखो, यदि आप एतिर्लिंगी में अण की अनुवृत्ति नहीं लाओगे तो दोष ये आएगा कि आपने, अब इस सूत्र का ये अर्थ हो गया कि उपसर्ग से परे इण धातु को रस हो जाए। जी। उपसर्ग से परे किसको हो जाए? इण को रस हो जाए। तो ये एयात है। उपसर्ग कौन हो गया आपका? सम, यह हो गया उपसर्ग। और उससे परे धातुत्व किसमें है? तो वहां पर कह देना परादिवद भाव से धातुत्व जो है ए आत्म में है, क्योंकि उसके साथ आंग उपसर्ग का योग हो गया है ना। जी। तो वहां पर एक बात को कह लेना, टीकाकारों ने लिखी नहीं है, आप लोग समझ लेना, परादिवद भाव से ए आत्म में जो है धातुत्व है। तो इण तो वहां पर मिल रहा है। तो अब उसके एकार को रस हो जाए, तो एकार को रस यदि हो जाता तो यहाँ पर भी रूप क्या बन जाता? समयात की वजह से समीयात ऐसा बन जाता। समी। लेकिन ऐसा विष्ट नहीं है, इसलिए अणह ग्रहण कर दिया कि इण धातु के अण को ही रस हो। ठीक है। अब जो है ए आत का जो एकार है, ये है तो सही है इण धातु, लेकिन इण धातु का अण नहीं है वो ए, क्योंकि अण का जो पाठ है वो अण जो है सर्वत्र पूर्व तक लिया जाता है ना। अण में 3 ही वर्ण आते हैं, अ ई उ। अण जो है प्रत्याहार पर नकार तक इत्युक्ते लण तक नहीं लिया जाता है। जी। इण जो है पर नकार तक लिया जाता है। ये निर्णय हम पहले बता ही चुके हैं आपको। जी। तो जब आप अण ग्रहण कर देते हो तो ए आत का ए आप का अण नहीं है। अण नहीं होने से क्या होगा? सम ए आत रूप समेयात ही बनेगा। इसलिए अण ग्रहण करना आवश्यक है। बात आई ना समझ में? जी। ये कहानी आपकी लिंग लकार की थी पूरी, विधिलिंग आशीर्लिंग है। जी। और अब आगे उपसर्गों का योग होने पर कहानियां थी ये सब की सब। हाँ, और इससे जो विभिन्न उपसर्गों का योग है वो लास्ट में आपको दिखाएंगे भी अभी कि क्या क्या वो बनता है। आइए अब लुंग लकार में प्रवेश करते हैं। लुंग लकार में यहाँ क्या हो जाता है मित्रों? इस धातु की पूरी प्रकृति चेंज हो जाती है। यदि आप इस सूत्र को नहीं जानोगे तो पहचान ही नहीं पाओगे किसी भी हालत पर कि ये इण धातु का रूप है। क्या हो जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर है इणो गा लुंगी, अर्थात इण धातु को गा। सूत्र का अर्थ बहुत सरल है, इसलिए लिखा भी नहीं, और वृत्ति में तो और कुछ बात लिखी है। ठीक है। इणो गा लुंगी अर्थात इण धातु को गा होता है, लुंगी अर्थात लुंग लकार में। तो ठीक है, इणः गा स्यात् लुंगी, लुंग लकार में होता है ये काम। तो चलिए, आपकी स्थिति लुंग लकार में क्या होगी? लुंग लकार में आपकी इण धातु रहेगी, और इण धातु का बचता है ई, और तिप ले आना लुंग के स्थान पर, तिप का बचेगा ता, ई ता। इण धातु को क्या कर लिया सीधा आपने? गा।
तो स्थिति हो गई आपकी गा, गा और ये चिलीली सब कुछ कर लो भैया, जी चिली कर लो, सिच कर लो। तो मैं सिच का सकार तो चलो लिखा ही देता हूँ यहाँ, ये लिख दिया। तो अट का होगा। बिल्कुल यहाँ पर अडागम हो जाएगा, क्योंकि धातु आपकी हो गई अब कैसी, आपकी धातु हो गई हलादी, जी तो लिंग लंग शुद्धाता से अडागम हो जाएगा। ठीक है, जी आगास तो अ गा स त, एक आप सूत्र पढ़ाए हो, गातिस्ता गुपा भूव्य शिक्षा परस्मै प्रदेश। ये वृत्तिकार भी उसकी तरफ निर्देश कर रहे हैं। मूल में तो वही लिखा केवल इधर नीचे कि गातिस्थेति सिचो लुक, कि गातिस्था गुपा भूव्य कुछ गिनी चुनी धातु हैं जहाँ सिच बिल्कुल जिंदा नहीं बचता है, ध्यान रखना है इनको। और जगह सिच को तो तमाम काम हो जाते हैं, कहीं सिच का सकार बच जाता है और ईटीटी होकर के कहीं सिच का लोप हो जाता है, कहीं उस चिली को ही सीधा चंग हो जाता है, बेचारा सिचा नहीं पाता है, कहीं चिली को अंग होता है। ये विविध कार्य है, सिच के स्थान पर बड़े कार्य विधान किए, चिली के स्थान पर बड़े कार्य विधान किए गए। जी तो लुंगाकार में प्रक्रिया समझनी होती है। तो यहाँ सिच का क्या है, लोक है भैया, ठीक है यार, लोक हो जाओ। तो स्थिति बन जाएगी अगात, रूप ही बन जाएगा सीधा था अगात। तो ये पूरी प्रक्रिया तो हमने बता दी आपको। रूप आपका, अब रूपों को भी चला लीजिए, अगात, अगाताम, अगूहु, अगा, अगातम, अगात, अगाम, अगाव, अगामा। ठीक है, हाँ, ये मुझे हलंत लिखना चाहिए था, इस वजह से हलंत छूट गया है इस बार। अगाम, अगाव, अगामा, क्योंकि मिप को अम होता है ना, वो मकार हलंत होता है। जी जी अगाम मकार ये छूट ही जाता है कहीं ना कहीं एक आध, तो इसे हम बाद में सही कर लेते हैं। मैंने तो हलंती कर रखा है। हाँ हाँ, अरे भैया हलंत करना ही चाहिए विद्वान व्यक्तियों को। तो ये चलो, तो ये आपकी लुंग लकार की प्रक्रिया हो गई। और रिंग लकार के लिए तो क्या कहें, जैसे आपने उधर एस्यति बनाया था ना, और इधर बस आठ आगम विशेष है, 8 से वृद्धि करके ऐस्यत, ऐस्यताम, ऐस्यन, ऐस्य, ऐस्यतम, ऐस्यत, ऐस्यम, ऐस्याव, ऐस्याम, इस प्रकार रिंग लकार की भी ये प्रक्रिया कर लेंगे। ठीक है जी ये आपकी इस धातु की पूरी हो गई प्रक्रिया। अब हम इसमें कुछ जहां जहां विशेष सिद्धियां थी उनको एक बार देख लेते हैं, वह जो स्क्रीनशॉट हमने लिए हैं उनकी सहायता से। ठीक है, यंती, ये तो कल वाला ही है ना? जी जी आज वाले कहाँ भाग गए स्क्रीनशॉट? चलो ढूंढते हैं। आपके पास वो पुस्तक होगी ही हालांकि। अच्छा, आज वाला खींचे, 2 थे, एक ही कैसे रह गया, एक कहीं चला गया। यही वाला बचा है। चलिए, अगुहु, अगु की प्रक्रिया देखिएगा कि अ गा झी को कर लिया उस, अ गा उस। श्याम जी ने प्रश्न किया है अगु की प्रक्रिया बता दीजिए। तो देखिए अ और इनको कर लेंगे गा, गादिश, तो अ गा उस, और क्या कर देना है, उससे पदांतात, आ और उ दोनों के साथ पररूपम, तो अगुस। ठीक है, और सकार को विसर्ग, अगु। जी जी विसर्ग, बिल्कुल, अगु विसर्ग। जी और यहाँ पर भी शायद ये तो बताएंगे ही बताएंगे, हम बताए ना क्यों यहाँ पर आत सूत्र है ना? बताएं। अयित की प्रक्रिया देखो, चलो ये अयित रूप कहाँ बन रहा है समझ रहे हो ना, लंग लकार में। भैया हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ये अघु रूप जो है मैं झी को जो है आता से होगा ना? हाँ, आदंता देव, आदंता, वो तो नियम करता है, नियम है। वो तो नियम सूत्र है। वो तो ये नियम कर देता है, आदंता देव है जेर जोशा, आदन धातुओं से परे ही जी को जुस हो जाता है। और यहाँ पर सिच विद्यमान तो है नहीं, है ना? जी हाँ, so उससे तो नहीं हो पाएगा, ऐसा ही इनसे ही करना होगा। आ और उ मिल करके पद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो पूरी प्रक्रिया को इसमें देख लेते हैं। अयित की प्रक्रिया को सबसे पहले देखो, इण लंग तिप, इकार का लोप, गुण, और 8 करने पर, वृद्धि करने पर ये रूप साधु हो जाएगा। 8 ही मतलब आठस्य वाली वृद्धि, और गुण का मतलब इकार को
ईकार को गुण पहले कर लेना एकार, तब ये जी। करना बाद में 8 के साथ में वृद्धि, ये कहना चाहते। आयन में क्या करना है, इणः लंग झौ जस्यन्तादेशे इकारस्य इणो यणिति यण, यण कर लेना। और उस बात को लिख रहे हैं कि तस्याभियत्वेन असिद्धत्वात्, वो आवी होने से असिद्ध हो जाएगा, तो आटीच मतलब फिर 8वीं कर लेना है। जी। तो तत्सिद्धिज्ञया, उसकी सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्या है जी। तत्सिद्धिज्ञया, क्या लिखा है, दिग्गया, हैं? गया है शायद, तत्सिद्धि, सिद्धि क्या गया। आप कुछ लिखना चाहते, तत्सिद्धि है ना, जी। उस प्रयोग की सिद्धि हो जाएगी। और ज्ञा से यानी क्या है भैया, देखना पड़ेगा, एक तो उस पुस्तक में शुद्धि बहुत है। सिद्धि ज्ञेया लिखा होगा, हैं? ज्ञेया, तत्सिद्धि ज्ञेया। हाँ ज्ञेया, बिल्कुल सही, एकार इन्होंने छोड़ दिया है। गया। बड़ी ही, यदि व्याकरण व्याकरण नहीं पढ़ो ना तो बड़ी ही दिक्कत है। पुस्तक में जो लिखत होगे ना उसे ही तुम परम शुद्ध मानोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एतेर्लिंगी की व्याख्या दिया है, चलो जी। निर्यात प्रयोग दिया है कि निरुपसर्ग पूर्वका पूर्वात इण धातुर आशीर लिंगस्तेप इलोपे या शुटी बस। और तस्यार धातुकत्वे कित्वे और सलोपे, पूरा ही रूप सिद्ध कर दिया है। आर धातुकतया वो अकृत साध धातुको इति दीर्घ एतिर्लिंगी इति ह्रस्वे निर्यात इति निष्पन्न। फिर अभियात के लिए लिख रहे हैं कि ननु अभियात इत्यत्रापि ह्रस्व स्यात् अतः, इसलिए कहना पड़ा जी नहीं वैत आश्रणे नान्तादिवत्। तो इसको लिख रहे हैं कैसे कि अत्र एकादेशस्य, एकादेशस्य मतलब ईकारस्य, ईकार को हुआ है ना एकादेश, ईकारस्य पूर्वांतत्वे, उसको यदि पूर्वांतवत भाव करें, क्योंकि एकादेशस्य पूर्व या स्थानी अभि, एकादेश का पूर्वी स्थानी था अभि, तो पूर्वांतवत भाव करके क्या करेंगे, उपसर्गानुप्रवेशात, उसमें उपसर्गत्व ले आएंगे, उपसर्ग का तो प्रवेश हो जाएगा, किंतु इण धातुत्व न संभवती, लेकिन उसमें इण धातुत्व नहीं आ पाएगा। तो कह रहे वो परादित्व भाव से ले आए, तो क्या परादित्वेन, परादित्वेन क्या करेंगे, उसी दीर्घीकार में है इण धातुता सुने तो नोपसर्गात परत्वम, क्योंकि उसमें उपसर्गत्व परत्व नहीं आ पाएगा। कि क्यों, क्योंकि उपसर्गई का देशस्य, उपसर्गादेश जो हो गया है, उपसर्गई का देशस्य, देशस्य होना चाहिए यहाँ पर, है दशस्य नहीं है, ये एकार छूट गया है। ईकारस्य जो इकार है वो ईकारात्मना सत्वेन अभ इत्यस्य, अभ जो है यह उपसर्ग तो नहीं रहेगा अभ में, ठीक है। और तो फिर एकादेशस्य आदिवत्वम आश्रित्य इण धातुत्वम, तो एकादेश को आदिवत मान करके उसमें इण धातुत्व ले आएंगे। अंतादिवत्वम आश्रित्य तस्य उपसर्गानुप्रवेशस्य, तो हम दोनों काम कर लेंगे, उसमें पूर्वांतवत भाव से हम उपसर्गत्व भी, पूर्वांतवत भाव से उपसर्गत्व भी ले आए, और परादित्व भाव से हम क्या कर लें, उसमें धातुत्व भी ले आए। तो कहें तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो उस परिभाषा जो हमने पढ़ाई थी उसका इन्होंने पूरा ये यथावत अर्थ लिख दिया है कि ऐसे ऐसे करके उभयता आश्रय कर रहे तो अंतादिवच नहीं हो पाएगा। ठीक है, समयात की प्रयोग की भी सिद्धि लिख दी उसके बाद इन्होंने कि सम आयात, यहाँ पर रूप बन जाएगा क्या, समेयात। ठीक है, और इन्होंने फिर इसमें अगात रूप की सिद्धि की है, इणो लुंगी इति गादेशी, इस सूत्र से गादेश कर दिया, तिप के इकार का लोप अट कर लिया, चिली चिली को सिच, सिच का इत चला जाएगा, अगा स, ऐसी स्थिति होने पर गातिस्ता सिच का लोप होकर के अगात यह रूप बन जाएगा। अगात अगात अमगुगत, ये सबके सब रूप लिख दिए हैं। आगे लिंग लकार के भी पूरे रूप लिख दिए हैं। तो खैर चलिए, समय तो हो गया है, लेकिन एक लास्ट आपको दिखा देते हैं, उपसर्गों का योग होने पर इससे बड़े अच्छे अच्छे रूप बना करते हैं, उसको बस आपको दिखा देते हैं 1 मिनट में ही। उन रूपों को आप स्वयं बना लीजिएगा। तो उपसर्ग योग आप यहाँ देख पा रहे होंगे, है ना। यदि आप अनु उपसर्ग लगा दोगे जी, तो अनुगम, तो अनुगमन अर्थ हो जाएगा। जैसे क्या है प्रयोग कि यूथ पतिम अनवेति से ना, अनु प्लस एति रूप क्या बना है, अनवेति। अनवेति,
अन्वेति बड़ा प्रयोग होता है ये रूप इसका, अन्वेति जी शास्त्रों में। तो अनुगमन अर्थ हो जाता है कि यूथपतिम, अर्थात यूथपति कहते हैं सेनापति को, अन्वेति सेना, सेना उसका अनुगमन करती है। यदि उपसर्ग लगा दोगे तो समीप होना अर्थ है। गुरुम उपैति शिष्य, शिष्य जो है गुरुम उपैति अर्थात गुरु के समीप जाता है। ठीक है। जी और चाणक्य जी ने तो बड़ा ही इसका अच्छा प्रयोग किया, मुझे स्मरण हुआ कि ननम्ब वृक्षः मधुरत्वम उपैति, वो नहीं कटुत्तम उपैति, वो है कैसे उसको दुर्जन को कितना भी शिक्षमाण कर लो, अच्छे से सिखा दो, जी लेकिन उसमें फिर भी साधुत्व न साधुत्व दशाम उपैति, वो साधुत्व की दशा को प्राप्त नहीं कर पाता है कभी, है साधुताम नहीं वो पैती। तो ऐसा उन्होंने चाणक्य जी ने भी चाणक्य नीति में प्रयोग किया है। तो पैती हो गया। अभी और उपदोपसर्ग लगा दोगे तो स्वीकार करना अर्थ हो जाएगा, है जैसे अभ्युपैति है, धर्मात अर्थम अभ्युपैति, धर्म से अर्थ प्राप्त करता है, तो प्राप्ति अर्थ है। अधि लगा दोगे तो स्मरण अर्थ हो जाएगा कि मित्रम अध्येति संकटे, अर्थात संकट में मित्र को स्मरण करता है। अति लगा दोगे तो अतिक्रमण अर्थ हो जाएगा कि सठो मर्यादाम अत्येति, है अत्येति, अत्येति मतलब अतिक्रमण करना। अत्येति नूनमिति सर्व विदित्वा, ऐसे करके कहीं ये पाठ भी आया है। तो अत्येति बड़ा ही प्रसिद्ध है ये। आपको कितने सारे धातुओं के अर्थ, अलग अलग अर्थ तैयार हो रहे हैं। जब आप क्रियापद का प्रयोग करोगे तो इन धातुओं के साथ उपसर्ग ऐड कर लोगे, तो आपने पढ़ी तो आज एक ही धातु है, लेकिन आप 20-25 धातु एक साथ है, 20 प्रकार के उसके अर्थ समझ जाओगे एक साथ। अभी और प्र लगा दिया तो इच्छा करना है, हितम अभिप्रैति, अभिप्रैति का अर्थ क्या हो जाएगा, इच्छति, है ना। एक कारक प्रकरण में पाणिनि जी का सूत्र भी है, इच्छार्थक में जो है वो अभिप्रैति ऐसा है। परि लगा दोगे तो व्याप्ति अर्थ हो जाएगा, विभू सर्वान पर्येति, परि प्लस एति पर्येति। अब उपसर्ग लगा दो कि जानना अर्थ हो जाएगा, अवेही। तो अवेही में आपको क्या कर लेना है, अब एही यहाँ पर उमांगोश्च लगा लेना है अवेही बन जाएगा ये। अब वृद्धि मत करना इधर, किंकर अष्टमूर्ते अवेही मतलब जानिए आप उसे। उद उपसर्ग लगा दोगे तो उदय अर्थ हो जाएगा, और उदय होने में तो यही धातु आप प्राय प्रयोग करते हो। सूर्यः पूर्वस्याम दिश्य उदयति, पूर्व दिशा में उदित होते हैं तो दिश्य उदेति, समझ गए जी। और ये तो उन्होंने भी प्रयोग किया है, उदेति सविता ताम्रः ताम्रश्चास्तमये तथा संपत्तौ च महतामिक रूपता। ये अभी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, सामने जाना, है ना। दीपम अभ्येति सलभा, अभ्येति अर्थात उसके सामने जाता है, सम्मुख गमन अर्थ है उसका। जी। अप लगा दोगे तो अलग अर्थ है, धर्मात अपैति, देखो अलग अर्थ होना भी इसी का हो गया। अपैति मतलब दूर हटता है, अलग होता है, तो धर्मात अपैति मूर्ख, मूर्ख जो है धर्म से अलग हटता है। निर लगा दोगे तो निकलना, निस्सरण करना है। गृहान निरेति विरक्ता, गृह से बाहर निकलता है। वी और परि यदि दो उपसर्ग आपने लगा दिए तो एकदम उल्टा अर्थ हो जाएगा, विपत्तौ अनुकूलमपि सर्वम विपर्येति। विपर्येति मतलब वी परि और एति, विपर्येति है, संधि कर दी जी। तो इत्यादि मतलब और भी तमाम उपसर्गों के योग हो सकते हैं। समवेता धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता सम अव, हाँ समवेता युत्सव, सही कह रहे हैं, इस प्रकार का है ना वहाँ, समवेता युत्सव, सम अव इता, ऐसा है। चलिए तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं, आज काफी समय भी हो चुका है, क्योंकि आज का पाठ थोड़ा बड़ा था, हमने कैसे पूरा करना ही है, क्योंकि जब अंतादिवच्च और उसकी जो परिभाषा है
ऐसी बातें जब आ जाती हैं तो थोड़ा विस्तार से वो बतानी ही पड़ती हैं और उसमें समझने के लिए भी बहुत है। मैं ये समझता हूँ कि आपको शायद वो एक बार से ना समझ में आए, तो इससे के लिए पहले आप अंतादिवच एक बार पढ़ लीजिएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वहाँ पर, तब इस पूर्वांतवद भाव को समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है? और नहीं उसके बाद प्रश्न भी कर लेना, कोई दिक्कत हो तो बता देंगे आप। तो समापन करें आज यही? जी जी चलो तो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। जी नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।